हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर और आज कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन। जैसे पॉलिटी के पिछले जो हमने क्लासेस ली थी उसके अंदर आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्रीएम्बल एक्चुअली जो इंडेक्स है वो समझा दिया था। उसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। आज भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उस पर। बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर माइंड मैप बना के दिखा दीजिए, तो अब मैं क्लासेस में माइंड मैप से ही आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगी किस तरीके से माइंड मैप बनते हैं। और तीसरा क्लास मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी पार्ट्स और स्केड्यूल्स याद करने के लिए। तो इतना क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो इस क्लास से पहले उनको, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग क्लासेस रेगुलरली ला रहे हैं अब, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है। उसके अलावा हमारे पास ऑफलाइन भी हमने क्लासेस लॉन्च कर दिए हैं, नॉन टेक के बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं, एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ और जेई के लिए, साथ में यूपीपीएससी के लिए भी लखनऊ में अलीगंज सेक्टर पी में। नीचे आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस तो वहां आप खुद ब खुद नॉन टेक देखने आ सकते हो। क्लासेस चल रही हैं, स्टार्ट हो गई है। बाकी टेक्निकल तो हमारे पास जयपुर और लखनऊ में ऑलरेडी है ही। अगर आप इंजीनियर हो तो टेक्निकल ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप नॉन इंजीनियर हो या फिर इंजीनियर हो तो नॉन टेक भी ज्वाइन कर सकते हो। कंटिन्यू करेंगे आज पॉलिटी का पार्ट, क्योंकि हमने बेसिक पॉलिटी का प्रीएम्बल, उसके पार्ट्स, स्केड्यूल्स और बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अब 1 बाय 1 पार्ट्स के। तो पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूं, क्योंकि काफी लोगों के एग्जाम्स आने वाले थे। तो बच्चे बता रहे थे सर वो टॉपिक्स भी कराइए आप पहले, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले उठा के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके आया हूं, वो है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 का जो पार्ट है वो इसके अंदर कवर हो जाता है। आर्टिकल नंबर 12 to 35 ये हम यहाँ पे कवर करते हैं अंडर फंडामेंटल राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर के अंदर 12 से लेकर 35 तक के सारे पोर्शंस हम 1 बाय 1 इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फंडामेंटल राइट में जो वर्ड आप देखते हो फंडामेंटल लिखा हुआ, उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, एकदम इंपॉर्टेंट। देखो, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं कि अगर आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हो या इंडियन सिटीजन हो तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास रहते हैं। कुछ एलियंस के लिए भी रहते हैं। एलियंस का मतलब जो ऊपर से आते हैं यूएफओ से, वो नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए भी कुछ राइट्स हैं। बट ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। ये अगर आप सिटीजन हो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट रहेंगे, आप इनसे दूर नहीं हट सकते। ये आपकी बॉडी से चिपके हुए राइट्स हैं, मतलब ये राइट्स आपकी बॉडी से अलग नहीं हो सकते। एक तो नेचुरल राइट्स हैं, बाय डिफॉल्ट आपके पास आते हैं, इसलिए फंडामेंटल बोला जाता है कि अगर आप पैदा हुए हो तो ये राइट तो आपके पास है ही है। उसके अलावा ये नॉन सेपरेबल है, या आप अपने से अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं मैं तो ये राइट नहीं मानूंगा, ये चीज तो मैं नहीं मानूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये नॉन सेपरेबल है, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ पैदा हुए हैं, और आप जब जाओगे तो आपके साथ आपके राइट्स चले जाएंगे, क्योंकि आप हो गई नहीं, तो ये आपके साथ अटैच्ड है, इसलिए इनको फंडामेंटल बोला जाता है। तीसरा, फंडामेंटल को इसलिए बोला जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये प्रेजेंट है हमारे सबसे बेसिक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर। हमारा सबसे फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है वहां पे कि ये बाय डिफॉल्ट लोगों के राइट कहलाते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है, फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में ये चीज समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉलिटी वाला पार्ट है इसको मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, क्वेश्चंस पूछ के आंसर्स फॉर्म में आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर लेना, ये मेरी ट्रिक हुआ करती थी, जिससे आइडिया लग जाता है। फाइन। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये राइट्स आपको ये बताते हैं कि आप फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो और आप प्रोटेक्टेड हो। मतलब आप इंडियन कंट्री में अगर रहते हो, या आप यहां के सिटीजन हो, या फिर अगर कुछ कंडीशंस में एलियंस भी हो, बाहर के भी हो, तो भी ये वो राइट्स हैं जो डिक्लेयर करते हैं कि आप फ्री हो, आपके ऊपर किसी चीज का होल्ड नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। आप अगर रहते हो तो आप इन राइट्स के साथ फ्रीली रह सकते हो, और आपके राइट्स प्रोटेक्टेड है, आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। तो इस 4 में बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन है
कि इनको फंडामेंटल बोला जाता है। फंडामेंटल ये आपसे अटैच है, बाय डिफॉल्ट अटैच है, अलग नहीं हो सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आए कहां से, फंडामेंटल राइट्स की बात कहां से है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट तैयार किया, प्रियम्बल बाद में तैयार किया, तो उस टाइम पे गूगल तो होता नहीं था। तो उस टाइम पे वो लोगों ने कितना मेहनत किया होगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो उन्होंने बाकी की कंट्रीज को देखा, बहुत सारी चीजों को सोचा समझा, हमारे जो बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार हुई थी उनको देखा, उन सब चीजों को पढ़ के और कंट्रीज की चीजों को पढ़ के ये डॉक्यूमेंट तैयार किया। फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है कि दो अलग अलग सोर्सेस से कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर लिया गया है। एक सोर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है हमारा यूएसए का बिल ऑफ राइट्स 1789। यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है, देखो अमेरिका वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है। फंडामेंटल राइट जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री, यू कैन से दैट। तो यूएसए के अंदर एक बिल ऑफ राइट्स है, वहां से ये आइडिया हमें आया है, फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है। इसके अलावा अगर आप इंडियन सोर्सेज की बात करते हो तो इंडियन सोर्सेज दो तरीके की है, एक है डायरेक्ट सोर्सेज, एक है इनडायरेक्ट सोर्सेज, जहां से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा होगा, लिखा जा रहा होगा, तो लोगों के दिमाग में आया होगा कि इसको डालना इंपॉर्टेंट है। जिसमें इनडायरेक्ट सोर्सेज की अगर आप बात करोगे तो मनुस्मृति जो हमारी लॉ बुक है पुराने टाइम की, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, यहां से थोड़ा आइडिया लिया गया है। कुछ अशोक के इंस्क्रिप्शंस है, अशोक का इंस्क्रिप्शंस पिलर्स पे लिखवाता था पहले, तो उनसे भी कुछ आइडिया लेके ये बताया गया कि उस टाइम भी लोगों को कुछ ना कुछ राइट्स दिए जाते थे कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो वहां से भी ये बेसिक आइडिया आया है। बट ये इनडायरेक्ट सोर्सेस है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इनडायरेक्ट सोर्सेस, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, अशोका इंस्क्रिप्शंस, ये इनडायरेक्ट सोर्सेस है जहां से फंडामेंटल राइट का आइडिया आया होगा। जब लिखा जा रहा है ना, सोचा जाता है कहां से क्या क्या चीजें डाली जाए। तो फंडामेंटल राइट्स का सोचने के बाद एक तो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स की भाई वहां से ही चल रहा है, वहां से ले सकते हैं, वो अभी उन्होंने भी डाला है, हम भी रख सकते हैं, और बाकी इंडिया में भी। डायरेक्ट सोर्सेज की अगर आप बात करोगे तो कुछ रिपोर्ट्स थी जिनसे एक आइडिया मिला था कि भाई फंडामेंटल राइट्स किए जा सकते हैं इनकॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें पहला था स्वराज बिल बाय लोकमान्य तिलक। इन्होंने एक स्वराज बिल बनाया था, उसके अंदर इन्होंने राइट्स की बात की थी कि राइट्स होने चाहिए। सिमिलरली कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बाय एनी बेसेंट, उस टाइम पे इन्होंने भी ये बनाया था बिल जिसमें राइट्स की बात की थी कि लोगों के राइट्स होने चाहिए। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 की और तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ 4 डायरेक्ट सोर्सेस हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किए थे लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना के डालना चाहिए। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट फंडामेंटल इसलिए क्योंकि वो आपके जुड़े हुए हैं आपकी बॉडी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके पास बाय डिफॉल्ट आते हैं, और बहुत सारे रीजन मैंने आपको समझाए, आप अलग नहीं कर सकते उनसे। और साथ में उनको इनकॉर्पोरेट करने का रीजन था कि भाई बहुत सारे टाइम पे पुराने ज़माने से भी लोगों को कुछ ना कुछ राइट्स दिए जाते थे, तो हमें भी आज देना चाहिए। लोगों ने रिपोर्ट्स भी दी हुई थी, तो इन रिपोर्ट्स का भी इफेक्ट था। साथ में यूएसए भी बिल ऑफ राइट्स चला रहा है, तो वहां से भी उसको उठाया जाए। तो यहां से फंडामेंटल राइट्स उठा के लाया गया था। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल है। फंडामेंटल राइट्स कहां से लाए गए हैं? इन सोर्सेज से लाए गए हैं। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फंडामेंटल राइट्स के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फीचर्स 4 इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर है कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है तो अच्छी चीज, बट नेगेटिवली इसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे दिस शुड नॉट बी डन, दिस शुड नॉट बी दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। तो नॉट बी समथिंग करके इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा स्टेट को नहीं करना चाहिए, ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इज नेगेटिव, बट अल्टीमेटली इफ यूल से, तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव तरीके से है, बट रिजल्ट पॉजिटिव है। बताया पॉजिटिव जा रहा है कि गलत चीज मत करो बोला जा रहा है, बट गलत चीज मत करो करने को बोला जा रहा है। तो एक्चुअली जो इसका बेसिकली क्रक्स है, जो बेसिकली बताया जा रहा है, वो एक अच्छी चीज है। सेकंड फीचर की बात करोगे कि अमेंडेबल है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अमेंडेबल का मतलब इनको चेंज किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है, बट वहां एक कंडीशन लगती है कि हाँ, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसको बदला जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर जरूर देखना, यहां भी थोड़ा सा बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं, बट
बट वहां पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्लियरली डिफाइंड कहीं नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन, कोई भी प्रॉपर लिस्ट नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर केशवनंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपन कैटेगरी बना दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट को कोई भी चीज लगती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको छेड़ा जा रहा है, तो उसको उठा के उसके अंदर वो डाल सकता है। मतलब जुडिशरी के पास ये एक, आप समझ लो, एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया है बेसिक स्ट्रक्चर। तो उनको अगर कोई चीज लगती है तो दे कैन पुट दैट इन द बॉक्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें रख सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, बट इतना कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, बदले जा सकते हैं, बट ऐसे बदलना है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदले। अब बेसिक स्ट्रक्चर बदलेगा या नहीं बदलेगा वो डिसाइड करने वाला सुप्रीम कोर्ट होता है। फाइन, ये जस्टिसेबल है, मतलब अगर कोई आपके राइट्स को ब्रेक करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक सकते हो कि ये भाई गलत कर दिया मेरे साथ, मेरे राइट्स पे इन्होंने अटैक किया है, तो वो जस्टिसेबल है। बिल्कुल आपके राइट्स को कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है, जस्टिसेबल है। लिमिटेड है, कभी कभी इमरजेंसी केस में सस्पेंड भी किया जा सकते हैं। इमरजेंसी केस में सस्पेंड किए जा सकते हैं कि भाई अगर इमरजेंसी लगती है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एक्सटर्नल एग्रेड कुछ भी होता है, तो उस केस में कुछ राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। सारे राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते कि कहोगे सर राइट टू लाइफ को सस्पेंड कर दिया मारे जाएंगे सब, तो ऐसे नहीं होता है। सस्पेंड सारी चीजों को नहीं किया जा सकता है, बस कुछ राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो दीज आर द फीचर्स में अगर बात करोगे तो एक तो नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, अमेंडेबल है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ओपन कैटेगरी है, कुछ में रख सकते हो। कौन डिसाइड करेगा क्या रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या रख सकते हो। जस्टिसेबल है, कोर्ट में जाया जा सकता है अगर इन राइट्स के अगेंस्ट कोई चीज होती, किसी के राइट्स खराब होते हैं, उस पर कोई अटैक होता है। लिमिटेड है, सस्पेंड किए जा सकते हैं अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में ये राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और इसके अलावा और कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, या फंडामेंटल राइट्स को अदर दूसरे राइट्स से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। देखो, राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल पार्ट 3 के अंदर डाला गया है। फंडामेंटल का मतलब जैसे मैंने आपको अभी तक जो बताया वो सब फंडामेंटल है, वो आपके साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लीगल राइट्स हो सकते हैं जो मैंडेटरी नहीं है, जो आपके साथ जुड़े नहीं है, वो चॉइस के साथ है आपके साथ, मतलब आपकी मर्जी है कि आपको फॉलो करना है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, अब आपका मन है आप वोट करो ना करो, ऐसा नहीं है कि करना ही है या होगा ही, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब राइट टू इक्वालिटी है, तो वो तो है ही, इक्वल तो सबको रखना है ना, बराबर मानना है सबको, इसकी इक्वल है सब लोग, तो वो तो आप हटा नहीं सकते, नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, तो गलत चीज हो जाएगी। इसका मतलब पॉइंट वोट का गलत चीज नहीं है अगर वो लीगल राइट है। क्यों? क्योंकि वो लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट नहीं है। समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला चीज ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो पार्ट 3 में डाला गया है, और बाकी के जो है वो कहीं भी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, इलीगल राइट बना दिया गया है। पहले ये आपका फंडामेंटल राइट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था तो इसको निकाल दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंशन के लिए लैंड रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है, जिसमें अगर राइट टू प्रॉपर्टी बीच में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बन रहा था। जमींदार के पास बहुत लैंड हुआ करती थी, वो देते रही थी, तो स्टेशन कैसे बनाओगे, हॉस्पिटल्स कैसे बनाओगे, तो गवर्नमेंट को लैंड चाहिए होती थी, तो उसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया। नॉन सेपरेबल होता है, फंडामेंटल राइट हटा नहीं सकते, लेकिन लीगल राइट आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। राइट टू वोट आपकी मर्जी, दो ना दो, इट्स अप टू यू, आप कोई बाउंड नहीं, जुड़ा नहीं है। फंडामेंटल राइट को अगर अमेंड करना है या चेंज करना है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लाएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, पूरे पार्ट 3 को छेड़ना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आपको सिर्फ लीगल राइट या किसी अदर राइट को हटाना है तो सिंपल लॉ चेंज कर दो, वो चेंज हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा अमेंड करने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी और राइट को छेड़ते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट है तो उसको छेड़ते हो, अगर आप ये छेड़ना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अमेंड होगा, उसके बाद जुडिशरी उसको चेक करेगा, उसको लगेगा अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ रहा है तो वो मना कर देगा। फंडामेंटल राइट को चेंज कर रहे तो कोई बहुत आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बात है, बट इनको चेंज किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो तो आप लॉ सिंपल चेंज कर सकते हो, जो भी लॉ आपने बनाया हुआ है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब मैं बात जैसे आपको चेंज करने की बात कर रहा हूं कि फंडामेंटल राइट चेंज करना है, चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, इसका मैंने एक माइंड में बनाया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, तो क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते टाइम क्या बेसिक स्ट्रक्चर वाला पॉइंट क्या है कि भाई अगर ये चीज चेंज करना है, ये चीज चेंज नहीं करना है, तो वो सिस्टम क्या है। देखो, एक अगर आप मेरा माइंड मैप यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो तो फॉर एग्जांपल ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए वर्क करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, किसके लिए वर्क करता है? कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है लोगों के लिए। पी से मतलब पीपल, लोगों के लिए वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए, पार्लियामेंट को लॉ बनाने के पावर देता है। पार्लियामेंट दो तरीके से लॉ बना सकता है, एक कोई भी लॉ बना सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या बदलने वाला लॉ बना सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, या फिर डायरेक्टली लोगों के लिए लॉ बना सकता है। सही समझ में आ रहा है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड करना है तो वो लॉ बना सकता है, या फिर लोगों के लिए कोई चीज बना सकता है, वो लोगों वाली चीज लोगों तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हरकतें करने वाला लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 368, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ करने के लिए, तो उसको आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, उसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी अमेंडमेंट होता है तो वो डायरेक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी अमेंडमेंट होता है, एक चीज यहां पे ध्यान से रखना, वो डायरेक्टली, ये एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट यहां से देख रहा होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट यहां से देख रहा है कि भाई क्या चक्कर चल रहा है, हम देखते हैं, अगर सही नहीं होगा तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज लाया जा रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर रखा गया है, और वो कहा जाता है कि उसमें से बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप कोई फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट चाहते हो तो कर सकते हो, बट वो राइट का अमेंडमेंट या वो राइट का चेंज कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट यहां बैठा देख रहा है कि भाई अगर ये चेंज करना चाह रहा है 368 का यूज करके, तो ये जो 368 यूज करके जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाह रहा है, ये जो चेंज करना चाह रहा है ये बेसिक राइट तो नहीं है। अब इसका जो सिनेरियो, बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिनेरियो, ये कब स्टार्ट हुआ वो भी यहां मैंने 3 लाइन खींच के एक्सक्राइब किया हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 लाइन खींची है। ये 3 अलग अलग केसेस थे। पहला केस था सुप्रीम कोर्ट ने, पहला केस जब अमेंडमेंट का पहुंचा 368 का, शंकरी प्रसाद वाला केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला शंकरी प्रसाद वाले केस के अंदर आर्टिकल 368 के थ्रू जब अमेंडमेंट किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप जो है जो मन चाहे वो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर निकाल के राइट निकालना आप निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है। आपको अगर चेंज करना है फंडामेंटल राइट, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, क्योंकि वो छोटा सा लॉ है, आप बदल दो। तो पहली बार में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जो मन चाहे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं थी। दोबारा केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, जो केस आया गोलकनाथ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ऐसा है, फंडामेंटल राइट जो है ना वो छेड़ नहीं सकते आप, वो एक रिजिड पार्ट है, उसको आप छेड़ नहीं सकते, उसको आप बदल नहीं सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ के आप बदल नहीं सकते, वो ऐसा पार्ट है जो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब गोरखनाथ केस में इन्होंने ये इतना पार्ट फिक्स कर दिया कि इतने पार्ट को छेड़ा नहीं जा सकता 368 के अंदर, ये छेड़ नहीं सकते आप। ये कौन से वाले केस में हुआ? सेकंड वाले केस में। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से तीसरा केस गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, फिर से तीसरा केस गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये कहा कि ठीक है, पहले केस में कहा कि जो मन चाहे वो अमेंड करो शंकरी प्रसाद में, दूसरे में कहा अमेंड नहीं कर सकते, ऐसी चीजें फंडामेंटल राइट पार्ट है, उसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तीसरा केस आया केशवानंद का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है आप बदल सकते हो, लेकिन आप यहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसने ये बोला कि यहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने सर्कल खींचा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो फंडामेंटल राइट का पार्ट भी हो सकता है, वो किसी और चीज का पार्ट भी हो सकता है, वो हम डिसाइड करेंगे क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो डिसीजन हम लेंगे, वो क्या हो सकता है, उसको छोड़ के आप बाकी सब कुछ अमेंड कर सकते हो, कोई ऐसी चीज अमेंड नहीं करोगे जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। मतलब 3 बार केस गए, तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला। तो सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजिव अथॉरिटी रखता है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं है, इसलिए वो देख रहा है यहां बैठा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में बोला बदल लो जो बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल दिया गया। दूसरे केस में बोला कि नहीं बदल सकते फंडामेंटल राइट को फिक्स कर दिया गया। तीसरे केस में बोला गया कि ठीक है हम एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, इसमें कुछ फंडामेंटल राइट भी होंगे, कुछ इधर वाले भी चीजें होंगे जिनको आप बदल नहीं सकते, जिनको उसने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये माइंड मैप से आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर की क्लैरिटी आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है या फिर लोगों के लिए लॉ बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए 368 आता है, यहां से ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है देखने की, अपने आप नहीं देखने बैठ जाता, कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दी हुई होती है। तो ये एक माइंड मैप है जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। मतलब यहां पे अभी हम इतना समझ चुके हैं फंडामेंटल राइट क्या है,
फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या है, दूसरे राइट के साथ क्या फर्क है फंडामेंटल राइट के अंदर। फंडामेंटल राइट आपके फिक्स है ना, वो नहीं फिक्स है, आपके ऊपर बाउंडेड नहीं है, आपको नहीं देना वोट मत दो, समझ में आ रहा है ना। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भी हम इतना समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12 पे। अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन चीजों को पढ़ना। अगर हम सबसे पहले वाले आर्टिकल की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखो बचपन में हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हमें इतना पता था स्टेट मतलब एक जगह, या तो वो यूपी है या एमपी, हम यही जानते हैं। अगर नॉर्मल इंसान से बोलोगे स्टेट तो स्टेट का मतलब ये है। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट एज अ जनरल वर्ड यूज किया गया है। स्टेट शुड डू लाइक दिस, स्टेट शुड नॉट डू लाइक दिस। तो स्टेट एक जनरल वर्ड यूज किया गया है। तो यहां पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पूरे आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी स्टेट की बात की जाएगी उसमें स्टेट वर्ड जो लिखा होगा उसका मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। स्टेट एक जनरल वर्ड है। देखो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो स्टेट बार बार लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब है नहीं कि ये किसी स्टेट की बात कर रहा है, नहीं, ये स्टेट एक जनरल वर्ड है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है ये यहां पे आर्टिकल नंबर 12 पे बताया गया है। स्टेट का मतलब हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पार्लियामेंट हो सकता है। स्टेट का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, जहां भी स्टेट लिखा होगा। लोकल सेल्फ बॉडीज हो सकती हैं, जो आपकी पंचायत लोकल बॉडीज होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर अदर अथॉरिटीज हो सकती है। मतलब जिस जगह पे स्टेट वर्ड लिखा है आपको वहां पे देख के थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। स्टेट इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल सेल्फ बॉडी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर अथॉरिटीज, ये सारी चीजें ऑप्शन में आती हैं। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बोलते हैं स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं एज पर द आर्टिकल नंबर 12। अदर अथॉरिटीज के अंदर क्या क्या हो सकता है, आप देखो अदर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, दो तरीके से लॉ बनाए जाते हैं। दो, देखो क्या होता है ना, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसको बनाने के दो तरीके होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है, एक तरीका होता है लॉ बना दो, उस लॉ से वो ऑर्गेनाइजेशन बना दो। दूसरा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आप क्लास पहली वाली याद रखते हो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और मैंने आपको समझाए हुए ना तीनों पार्ट समझाए थे लेजिस्लेटिव वाला, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था एग्जीक्यूटिव का मतलब, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो बना सकता है कोई चीज। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर से बन सकती है या फिर कोई लॉ से बन सकती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉ से बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल SBI बना, LIC बना, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है ये लॉ से बनी है, ये फिक्स है। जो कोई ऑर्डर से बनती है, जैसे नीति आयोग हो गया, वो हटाई जा सकती है। जो कभी ऑर्डर से बनती है वो कैंसिल किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे बोर्ड बनते हैं, स्टेट के अंदर बोर्ड्स होते हैं कि भाई ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, उनको कैंसिल किया जा सकता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है। जो लॉ से बनता है वो इसको इतना आसान नहीं है हटाना, जैसे SBI हो गया, LIC हो गया, उनको नहीं हटा सकते आप डायरेक्टली। तो ये भी स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूडेड होती है। मतलब इन जनरल अगर आप बात करोगे तो PSUs हो गई, ठीक है, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है ना, ये सारी स्टेट के अंदर ही आ सकती है। जैसे ONGC हो गया, IDBI हो गया, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, LIC, ये सब आपके स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ये सब भी स्टेट के अंदर आती है। तो आर्टिकल 12 जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार स्टेट आएगा उसको एक्सप्लेन करता है कि स्टेट का मतलब क्या क्या है। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो एक्सप्लेन करता है लॉ से रिलेटेड बातें। आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि आप जो भी लॉ बनाते हो, जो भी चीज बनाते हो, बहुत अच्छी चीजें आप लॉ बनाते हो, लेकिन आपको लॉ बनाते टाइम ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए किसी के भी। मतलब अगर आप कोई स्टेट है वो लॉ बना रहा है, स्टेट लॉ बनाने का मतलब पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, स्टेट में कोई भी चीज हो सकती है, मैंने आपको लिखा दिया, समझा दिया क्या क्या हो सकता है। तो जो भी लॉ बनाया जा रहा है, लॉ बनाते टाइम ये ध्यान रखना है किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। बट ये आर्टिकल नंबर 13 ये भी बोलता है, 12 से 35 जाएंगे हम, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल नंबर 13 ये भी बोलता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? अगर सिक्योरिटी की बात आती है, कंट्री की सिक्योरिटी की बात आती है, तो एक्सेप्शंस है, तो आप कर सकते हो काम कि ऐसी की फंडामेंटल राइट बाई चांस कोई आपको वॉयलेट हो भी रहा है ना, किसी वजह से सिक्योरिटी की बात आ रही है, भाई कंट्री की सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो आप कर सकते हो। या फिर पब्लिक ऑर्डर की कोई बात आ रही है, पब्लिक से रिलेटेड, या फिर किसी और कंट्री से फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात आ रही है कि भाई आप कहो कि किसी गवर्नमेंट का हमारी किसी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप चल रही है, आप उस कंट्री के बारे में किसी गवर्नमेंट से कुछ और ही बोल रहे हो, वहां जाकर उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो वो चीज गलत है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ आपकी मुझे तो राइट टू स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं। उस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने हैं, उसके लिए आपका ये वाला राइट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया, क्योंकि आप हरकतें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST,
ऐसा भी नहीं है कि किसी को नुकसान करो ट्राइबल एरियाज को, किसी को जाके कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो कि आपको, मैं तो राइट टू मूव, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो भाई वहां पे जाके आप हरकतें नहीं मचा सकते जहां पे ट्राइब्स रहती हैं। तो ये इसके अंदर एक्सेप्शंस में आ जाता है। इसके अलावा वेलबींग ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शंस, इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन ये आता है आर्टिकल नंबर 13 के अंदर कि क्या क्या चीजों के लिए, किन किन कैटेगरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट करता है फंडामेंटल राइट का वायलेशन। वैसे फंडामेंटल राइट लॉ बनाते टाइम वायलेट नहीं होना चाहिए, बट यहां पे कुछ कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरी के अंदर आपका सिक्योरिटी आ जाता है, पब्लिक ऑर्डर आ जा सकता है, फ्रेंडली रिलेशन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ सकता है, या फिर वेलबींग ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शंस आ सकता है। 1 2 3 4 5 ये 5 चीजों के लिए एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 13। 12 समझ में आ गया था स्टेट का डेफिनेशन, 13 समझ में आ गया फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होने चाहिए, लॉ एक्सप्लेन किया गया, लॉ बनाते टाइम स्टेट सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया, स्टेट लॉ बनाएगा, लॉ बनाते टाइम ध्यान रखेगा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होने चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस यहां लिखे हुए हैं। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 का अंदर रखे हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उनको हटा नहीं सकते आप, लेकिन अमेंड कर सकते हो, बट अमेंड करते टाइम ध्यान रखना है जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई क्लियर डेफिनेशन है नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन डायरेक्टली है नहीं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉलम में उसको क्या क्या रखना है। इतना हम क्लियरली समझ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट। पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, हर कोई इक्वल है। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर 2 क्लॉज हैं, 14(1), 14(2). 14(1) बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई गरीब हो, कोई साइकिल वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई भी हो, लॉ के सामने अगर कोई खड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर तो वो बराबर है। इसीलिए कानून अंधा होता है, पट्टी बंदी होती है, उसको दिख नहीं रहा होता है सामने कौन खड़ा है, वो डिसाइड करता है लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से कि कौन गलत है कौन गलत नहीं है, सबूत के हिसाब से। आदमी की पोस्ट पोजीशन वहां पे मैटर नहीं करती। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के लिए हर कोई बराबर है। इस कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है, इस कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है वो इंग्लिश ब्रिटिश ओरिजिन है। ये कहता है कि किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, हर कोई बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका सेकंड क्लॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया, ये वाला इंग्लिश, इसके लिए सब बराबर थे। यहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। देखो समझो बात को, ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर देती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला ये कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, दूसरा ये कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है हर इंसान के लिए लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगा उसको। देखो इसका सिस्टम क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आपको लॉ को प्रोटेक्ट करना है हर कैटेगरी के लिए। इसका मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट कि एक ऐसे मान लो एक बच्चा है वो कॉलेज में पढ़ता है, एक लड़का है वो कॉलेज में पढ़ता है, 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है वो स्कूल में पढ़ता है, एक लड़का है वो कॉलेज में पढ़ता है। घर वाले दोनों को पॉकेट मनी देते हैं। तो अगर कोई ये सोचे, अगर कोई फादर ये सोचे कि यार मेरे पास 2 बच्चे, दोनों मेरे अपने ही हैं, दोनों को मैं सेम ही पैसा दूंगा, दोनों को सेम पॉकेट मनी दूंगा, तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो जस्टिफाइड है कि दोनों सेम पैसे पे रह लेंगे सिर्फ इसलिए कि दोनों एक ही घर के हैं, सिर्फ इसलिए कि दोनों एक ही घर में रहे हैं या दोनों एक ही बाप के बेटे हैं? तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों को सेम पैसा दिया जाए उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। मेरी बात को ध्यान से समझना, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। वो कॉलेज में रहता है उसके अलग खर्चे हैं, वो घर में रहता है उसका अलग सिस्टम है। इसका मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सिस्टम ये कहता है कि इक्वालिटी है लॉ के लिए, हर इंसान इक्वल है, सेम है लॉ के लिए, लेकिन स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल लॉ, स्पेशल चीजें बनाई जा सकती हैं अगर 2 लोग अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड है। अगर 2 अलग अलग चीजें अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड है तो वहां पे आप स्पेशल लॉ के लिए डिमांड कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजन किसी एक कैटेगरी के लिए बना सकते हो। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर कंट्री के अंदर 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, देखो यहां पे रिजर्वेशन वाला पॉइंट आ जाता है पिक्चर के अंदर कि क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन, अगर लोग कहते हैं राइट टू इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन किस बात का? रिजर्वेशन इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है कि क्योंकि 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग डेवलपमेंट है, अलग अलग जगह अलग तरीके से रोगी हैं, तो उनको अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोविजंस दिए जाएंगे। तो जो वर्स्ट कैटेगरी में रहा है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्रोविजंस
एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा प्रोविजन प्रोवाइड करेगी। इसीलिए वुमेन्स के लिए भी एक्स्ट्रा लॉ बनाए जाते हैं, रिजर्वेशन बनाया जाता है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं। इसीलिए समझ में आ रहा होगा, दो अलग अलग लोगों की सबसे पहले कैटेगरी डिफाइन की जाती है। तो कहा जाता है इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर कि सबसे पहले आप काम करोगे कि आप कैटेगराइज करोगे कि भाई किस बेस पे आपने डिवाइड किया है दो लोगों को, और डिवाइड करने के बाद ये डिसाइड करोगे कि एक्चुअल में आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको फाइनल चाहिएगा, किस बेस पे आप इक्वालिटी चाहते हो। मेरी बात समझ में आ गई होगी। दो बच्चे थे, एक घर पे रहता था, एक बाहर रहता था। अब इस सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बड़ा लड़का है और ये मेरा छोटा लड़का है, लेकिन है दोनों मेरे ही, तो मैं दोनों को सेम पैसे दूंगा, इट्स नॉट करेक्ट। दोनों का सिचुएशन डिफरेंट है। वो बाहर रहता है, उसके खर्चे ज्यादा है, वो घर में रहता है, उसके खर्चे कम है। तो खर्चे उसकी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे, प्रोविजंस उस कैटेगरी के लोगों की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। तो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए जा सकते हैं वुमेन को, आपका शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को। तो गवर्नमेंट यहां पे इस चीज को जस्टिफाई करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा होगा। दिस इज आर्टिकल नंबर 14 क्लॉज 1, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिस इज having English origin, this is having American origin. So these are the fundamental rights 12, 13 and 14. फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कॉन्सेप्ट आज की क्लास का रिवाइज करके रखना, और कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर नीचे बताना, शेयर करना। जितना लाइक करोगे, जितने लोग आएंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, और मन करता है कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दें, क्योंकि लाइव क्लास जब चलती है तो जितने ज़्यादा बच्चे बैठे होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा फील होता है देख के। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ ज़रूर नीचे लिखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.